नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं दिनेश गौतम। हाजी बिलाल और उसके एक साथी को गोधरा की एक अदालत ने 1 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन दोनों के खिलाफ पोटो के तहत मामला बनाया गया है। हाजी बिलाल को शनिवार शाम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस ने गोधरा के हयातबाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया था। गुजरात में जारी हिंसा ने राज्य में ट्रांसपोर्टरों के कारोबार को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। हिंसा में कम से कम 500 ट्रक जला दिए गए। इन घटनाओं के कारण ज्यादातर ट्रक बंद हैं। राज्य सरकार को भी चुंगी के रूप में होने वाली आमदनी में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। गुजरात में जारी हिंसा का असर आम जनजीवन के साथ कारोबार पर भी पड़ा है। राज्य में 27 फरवरी के बाद भड़की हिंसा में ट्रकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। हालात ऐसे हैं कि ट्रांसपोर्टर अपने ट्रकों को सड़कों पर उतारने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज इन अ बैड शेप। I mean, I don't know when the industry will be able to come out and the business will be able to start. कोई होटल पे देखो तो होटल पे कोई गाड़ी नहीं मिली। रात को यहाँ से 7 बजे के बाद निकलते हम लोग, तो हमको रोड पे निकलना डर लगता है। ट्रक न चलने का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ रहा है। चुंगी वसूली में हाल के दिनों में भारी गिरावट आई है। पिछले 10 दिन में इस मद में 7.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कोई भी ट्रांसपोर्टर उसकी ट्रक या तो व्हीकल लेके अंदर लाने का पसंद नहीं करता है, क्योंकि अभी ये क्या हो, एक क्षण में क्या होता है, दूसरी क्षण में क्या होगा, कोई नक्की नहीं। इसलिए सब डर के मारे कोई इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा ट्रक व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं। इसके अलावा रोजाना बड़ी संख्या में ट्रक दूसरे राज्यों से आते थे। ट्रक न चलने से काफी माल गोदामों में पड़ा है और उद्योगों में कच्चे माल की कमी होने की भी आशंका जताई जा रही है। नीलम ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, अहमदाबाद। अहमदाबाद और बड़ोदरा में तनाव को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन राजधानी गांधीनगर सहित राज्य के बाकी शहरों में बोर्ड परीक्षाएं आज से ही शुरू होंगी। अहमदाबाद और बड़ोदरा के स्कूलों में सूनी पड़ी इन कक्षाओं को इंतजार है छात्रों के आने का। उधर बोर्ड परीक्षाओं की तारीख फिर आगे बढ़ जाने से छात्र भी काफी हताश हैं। लड़के जहां क्रिकेट खेलकर अपना समय बिता रहे हैं, वहीं लड़कियां टीवी, ताश और कंप्यूटर गेम का सहारा ले रही हैं। जब हमारी 2 दिन पहले ही एग्जाम कैंसिल हो गई है तो हमें काफी डिप्रेशन हो रहा है, काफी बोर हो रहा है कि एक नहीं एक चीज कितनी बार पढ़े, और काफी हताशा भी हुई है कि इस तरह बार बार अगर एग्जाम्स पीछे होने लगी तो और ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। ये एग्जाम पीछे गई है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हम अब डेट डिक्लेयर हुई नहीं है, इसलिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बार बार परीक्षाओं की बढ़ती तारीख से पढ़ाई में छात्रों की रुचि कम हो रही है। इससे उनके माता पिता काफी परेशान हैं। क्या डिले होने से अब उसका जो मूड है वो तो खत्म हो गया। बाद में बोलता है वो जो टकावारी जो आने वाली थी वो अब नहीं आएगी, ऐसा बोल रहा है। और गर्मी से वो तंग हो जाता है पढ़ने में, और अब मूड तो आता ही नहीं उसका। ये जो बार बार वो जो परीक्षा एग्जाम वो वापस चली जाती है, इसलिए उसको मापक नहीं आता है ये, और उसका जो माइंड एकदम खराब हो गया है। तो अभी मैंने बोला मेरे को भाई अभी चले जाओ और कोई दूसरा तुम्हारा जो फ्रेंड है उसके साथ क्रिकेट और कोई भी गेम खेलो, तो आपका माइंड थोड़ा अच्छा हो जाए। अहमदाबाद और बड़ोदरा में अगले हफ्ते तक परीक्षा की नई तारीख घोषित किए जाने की संभावना है। कृष्णा शाह, जी न्यूज, अहमदाबाद। खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं सोनिया वर्मा। ताजा दौर की शुरुआत रेल की पटरियों से हुई। वहां अब हिंसा थमती नजर आ रही है, लेकिन रेलवे पर पिछले दिनों की घटनाओं की छाया अब भी महसूस की जा रही है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की सूनी पड़ी ये खिड़कियां गुजरात का हाल बयान कर रही हैं। गोधरा कांड के बाद से डर की वजह से यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है।
अहमदाबाद स्टेशन पर प्रतिदिन यात्रियों की संख्या करीब 1 लाख पैसेंजर्स है और यहाँ की अर्निंग 50 लाख रुपए पर डे के करीब है। तो इस पीरियड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन करीब 15 से 20 लाख रुपए की धनराशि जो यात्रियों ने अपने टिकट बुक कर रखे थे उसका कैंसिलेशन हुआ है। तो आप सोच लें कि प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी अब चहल पहल नहीं दिखाई देती। इसका नुकसान झेल रहे हैं यहाँ के करीब 300 कुली, बहुत से मजदूर और दुकानदार। 10-20 रुपए मिलते हैं, कभी धंधा चलता है तो 150 रुपया मिल जाते हैं। क्या पहले मतलब 60, 70, 100 भी रुपये कमा लेते, 80 रुपये भी कमा लेते। अब तो रोटी भी खाना बाजार में पड़ेगा। अब कितना मिलता है? अब तो 30, 35, 40, 30, 35, 25, 30 रुपये मिल जाते हैं। दिन भर में मुश्किल से 4-6 गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ तक कि जो हमारे 5-6 आदमी स्टाफ के हैं उनकी पगार भी नहीं निकलती है। ये पोजीशन चल रही है अभी यहाँ। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना 240 ट्रेनें गुजरती हैं। अब लोगों को हालात बेहतर होने का इंतजार है। भार्गव पारेख, जी न्यूज, अहमदाबाद। और खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं किशोर। सबसे पहले खास खबरें। अहमदाबाद में हाल की हिंसा को लेकर गुजरात की राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने एक बीजेपी विधायक और कुछ वीएचपी नेताओं के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हिंसा को एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। अहमदाबाद के नरोड़ा पाटिया इलाके में 28 फरवरी को हुई हिंसा के लिए गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी शहर अध्यक्ष और विधायक माया कोडनानी और वीएचपी नेता जयदीप पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। माया कोडनानी का कहना है कि 28 फरवरी को वो इस इलाके में मौजूद नहीं थी। उनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। कांग्रेस ने ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के आगे की नेतृत्व के लोगों को ऐसी एफआईआर में नाम लिखवा के और एक गलत मैसेज देने का हीन प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो एफआईआर हुई है उसमें सच्चाई से उसकी जांच की जाएगी और ये पूरी एफआईआर गलत साबित होगी। राज्य के गृह राज्य मंत्री गोवर्धन झड़पिया ने भी कांग्रेस द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को महज राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात तो कही, लेकिन माया कोडनानी को गिरफ्तार करने की विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। हमारी पार्टी का भी नाम आया, हम चाहते तो नाम नहीं आता, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में एनीवन हैज गॉट द राइट टू कंप्लेन। तो वो लोकशाही का मूल्यों की हमने जतन किया है। गुजरात में हिंसा में अहमदाबाद के नरोड़ा पाटिया इलाके में मरने वालों की संख्या बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा थी। इस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर के मसूरवाला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। आशीष जोशी, जी न्यूज, अहमदाबाद। अहमदाबाद के 5 थाना क्षेत्रों से आज सुबह से कर्फ्यू पूरी तरह उठाया जा रहा है। माधवपुरा, दरियापुर, कालूपुर, करांज और शाहपुर इलाकों में एहतियातन रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा था। गुजरात में हुई हिंसा के बाद अब वहां राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि राज्य का विकास है। गुजरात की विपक्षी पार्टियां खुलकर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी गुपचुप मध्यावधि चुनाव की तैयारी में लगी है। कांग्रेस ने विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी के लीडर और बीजेपी के जो मंत्रिमंडल के उनके सदस्य हैं वो लोग ये सब बातें सोच रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को हर एक जिले में अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए भेजा था कल परसों में, और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि जल्दी चुनाव कराओ। बीजेपी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति राज्य में समय से पहले चुनाव की संभावना से इनकार कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा में इस बारे में विपक्ष के हमलों के जवाब में खुलकर कुछ नहीं कहा।
જે જવાબદારી મને સોંપી છે જવાબદારી ગુજરાતના સર્વાંગી હિતને માટે કરવાનો છે. સત્તાની ભૂખમાં રાજનીતિને લપેટવાની પ્રવૃત્તિ ન મારા વિચારોમાં છે ન મારા આચાર. बहरहाल विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी जो भी कहें, राजनीतिक हलकों में मध्यावधि चुनाव को लेकर चर्चा तो शुरू हो ही गई है। आशीष जोशी, जी न्यूज, गांधीनगर। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। अहमदाबाद के बटवा इलाके में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। इस बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश, ये बताएं कि आज जहां जहां झड़पें हुई और जहां ये फायरिंग हुई है वहां अब क्या स्थिति है और प्रशासन के क्या इंतजाम है? अलका, अगर पूरे गुजरात के लिहाज से देखें तो आज यहाँ के 2 शहरों में झड़पें और उपद्रव की वारदात हुई है। एक वारदात अहमदाबाद के बटवा इलाके में हुई है, दूसरी वारदात हिम्मतनगर में हुई है जो साबरकांठा का जिला मुख्यालय है। अहमदाबाद के बटवा इलाके में शाम 5:30 बजे इस उपद्रव की शुरुआत हुई, जिसमें 2 ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आए। पत्थरबाजी का लंबा सिलसिला चला। उसके बाद से फिर आगजनी की वारदात हुई, जिसमें एक गोदाम और कुछ मकानों में आग लगा दी गई। पुलिस ने इन पर काबू पाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इस जो उपद्रवी भीड़ थी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इनफैक्ट इस भीड़ ने पुलिस के ऊपर अटैक किया, पेट्रोल बम डाले, जिससे पुलिस ने फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर है। अभी इस पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स और सेना के जवानों को लगा दिया गया है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू किया है, चूंकि पेट्रोल बम खुद पुलिस के ऊपर डाले गए हैं। हथियार भी बरामद होने की काफी बड़ी मात्रा में आशंका है, क्योंकि जो उपद्रव का स्तर था वो काफी बड़ा था, काफी बड़ी टोली थी, और जिस तेजी के साथ खुद पुलिस पर अटैक किए गए उसके बाद से प्रशासन की चिंता काफी बढ़ गई है। दूसरी वारदात जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो हिम्मतनगर में हुई, आज शाम 4 बजे के करीब हुई। यहाँ भी 2 ग्रुप आमने सामने आए, पत्थरबाजी और आगजनी की वारदात हुई, दुकान भी जलाई गई। यहाँ पर उसके बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। जो 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं यहाँ पे चल रही थी उन्हें स्थगित कर दिया गया। ब्रजेश, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अलका। मुंबई देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं निधि कुलपति। सबसे मानवाधिकार आयोग की टीम ने राज्य के हालात को गंभीर करार दिया है। मानवाधिकार आयोग का दल आज बड़ोदरा और कल गोधरा का दौरा करने जा रहा है। जस्टिस जीएस वर्मा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने आज सुबह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने राज्य के हालात के बारे में अपनी राय रखी। जस्टिस वर्मा ने कहा कि 28 फरवरी से शुरू हुए उपद्रव का असर अब भी है, लोगों में दहशत बनी हुई है। ये बात एक चीज से जाहिर है कि नॉर्मलसी अभी जैसी कि होनी चाहिए वो नहीं दिखती है, और वो परसेप्शन भी जनरल नहीं है लोगों का भी, और मेरा भी परसेप्शन ये नहीं है कि पूरी नॉर्मलसी आ गई। आना अभी बाकी है। आयोग ने उपद्रव से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की भूमिका के बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। आयोग का कहना है कि सभी पक्षों की जांच पड़ताल के बाद ही आयोग इस बारे में अपनी कोई राय बना पाएगा। हालांकि आयोग ने उपद्रव के बारे में भेजी गई राज्य सरकार की प्रारंभिक रिपोर्ट पर खुलेआम असंतोष जाहिर किया। आयोग राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट हफ्ते भर के भीतर देने की मांग कर चुका है। Government's preliminary report had lot of gaps. It's not comprehensive. I have told them yesterday. I have told the Chief Minister also this morning that we have given you opportunity to give, you see, reply to all the facts. Those aspects which have been reported to us, we have indicated to them. We want their replies so that when we form our opinion, we have all responses. आयोग अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपने वाला है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। ब्रजेश कुमार सिंह, जी न्यूज, अहमदाबाद। रहिए जी न्यूज। नमस्कार।
न्यूज़@9 में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। बात के कालूपुर और दरियापुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। कालूपुर में पुलिस की गोली से 2 लोग मारे गए हैं, जबकि एक आदमी की मौत छोरेबाजी से हुई है। कालूपुर में करीब 200 दुकानों को जलाने की भी खबर है। शहर के रिलीफ रोड और वेजलपुर इलाके में भी आज पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश, ये बताएं कि कालूपुर में अभी क्या हालत है और सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं वहां? अलका, कालूपुर में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभी दोपहर 2 बजे के आसपास यहाँ पे गड़बड़ी की शुरुआत हुई, जब 1000 लोगों का एक टोला आया और यहाँ का जो रेवड़ी बाजार का इलाका है, बेसिकली ये रेडीमेड मार्केट है पूरी की तरह, रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ पे 400 के आसपास। इसमें आकर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, तोड़फोड़ शुरू की, जिसमें यहाँ के जो दुकानदार थे वो निकल भागे। उसके बाद फिर दुकानों को आग लगाने का सिलसिला शुरू हुआ और शुरू में 6 दुकानें जली। उसके बाद तो आगजनी बढ़ती चली गई और चूंकि दुकानें काफी सकरी थी, छोटी दुकानें हैं, गलियां छोटी थी, इसलिए आग तेजी से बढ़ती चली गई। और जो वहाँ के दुकानदार थे उनका कहना था कि करीब 200 दुकानें वहाँ पे जल गई। देखते देखते 4 बजे के आसपास 200 दुकानें तक जल गई थी। इस दौरान पुलिस ने जो मॉब थी उसको नियंत्रित करने के चक्कर में गोलियां भी चलाई। उस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति की मौत छोरेबाजी में हुई। और इस तरीके से पूरे कालूपुर इलाके में फिलहाल काफी तनाव है, तनाव बढ़ गया है। बाकी के इलाकों में भी, जो दरियापुर का इलाका है वहां भी तनाव बढ़ गया है, इसलिए वहां भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 4:45 पर कालूपुर इलाके में कर्फ्यू लगाया गया, 6:45 बजे दरियापुर इलाके में लगाया गया। 2 और पुलिस थाना इलाके हैं, कारंजा और शाहपुर, वहां भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस तरीके से कहें तो अहमदाबाद में दोपहर बाद जो तनाव की शुरुआत हुई है, उपद्रव की शुरुआत हुई है, आगजनी की शुरुआत हुई है, उसके चलते पूरे शहर का माहौल, खासकर जो पुराने शहर का इलाका है, तनाव काफी बढ़ गया है। और अच्छा ब्रजेश, ये बताएं कि गुजरात में स्थितियां बहुत कंट्रोल में आती हुई नजर नहीं आ रही हैं और नए नए इलाके भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं इस तरह के फसादों में, तो सरकार का क्या कहना है इस पर? सरकार का आज गृह मंत्री से बातचीत हो रही थी। हमारी गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, बार बार सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि एक सीरीज चली 28 फरवरी के बाद जो कि 2 हफ्ते तक जारी रही, फिर उसके बाद से 15 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी खास बात यह है कि रुक रुक कर हो रही है, अलग अलग जगहों पर हो रही है, एक साथ नहीं हो रही है और काफी ऑर्गेनाइज किस्म की दिखती है। तो सरकार ने एक तरह से ये कहा है कि इनको काबू में लाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का एक ट्रेंड है उसमें एक जगह एक घटना होती है, वहां पे कर्फ्यू लगाया जाता है, दूसरे दिन दूसरी जगह पे घटना होती है। आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे बीएसएफ डिप्लॉयड है, बावजूद इसके घटनाएं लगातार हो रही हैं। और एक तरह से कहें तो जो पास्ट का यहाँ का ट्रेंड रहा है, जबकि 6 महीने तक उपद्रव होता रहा है, कुछ वैसा ही लग रहा है कि इसी ट्रेंड में फिलहाल जो ये उपद्रव का सिलसिला है वो जा रहा है। ये काफी दुखद है, लेकिन फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अलका। राज्यसभा नहीं, थोड़ी ही देर में देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं निधि कुलपति। बाद में शुरू किए गए राहत कैंप अब विवादों के घेरे में है। दरियापुर इलाके के विधायक और गुजरात सरकार के मंत्री भरत बारोट ने आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र के राहत कैंपों के लोग गड़बड़ी मचा रहे हैं, लेकिन राज्य के गृह मंत्री फिलहाल इस आरोप पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। हिंसा के बाद अहमदाबाद में कई रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं। दरियापुर में ऐसे ही 3 कैंपों में करीब 7000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र के विधायक का आरोप है कि ये लोग इलाके में उपद्रव फैला रहे हैं। 15 तारीख को यह ऐसे टेंशन बढ़ गया इस कैंप से कि 15 तारीख को रात को गोलियां चली और करीबन 14 लोगों को ईजा हुई। ये सबके वजह के हिसाब से मैंने 16 तारीख को सुबह ये खत लिखा कि ये देखो, इसका ये प्रूफ है ये अशांति बढ़ने का। और हमारी मांग है कि ये जो भी बाहर से लोग आए कि ऐसी जगह पर रखा जाए जिससे कम्युनल टेंशन न बढ़े। लेकिन राज्य के गृह मंत्री फिलहाल इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। माइनॉरिटीज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर कैंप में रहते हैं तो आसपास के हिंदू हैं या उनको लगता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता जो पहने हुए कपड़े में लोग जाते हैं वो ऐसी कोई कृत्य करें। वहीं इन कैंपों में रह रहे लोग अब भी डरे हुए हैं। इनके दिमाग पर अब भी उपद्रव की दहशत छाई हुई है। पैसे और रोजगार न होने की वजह से यहाँ बचे लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं।
नीलम ठक्कर के साथ भार्गव पारेख, जी न्यूज अहमदाबाद। में हाजिर होंगे मेट्रो न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं मीमांसा मलिक। मिशन के जरिए सुलझाने के एक और प्रस्ताव को हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने खारिज कर दिया है। पूर्व चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति ने ये सुझाव दिया था। इसमें उन्होंने कहा है कि विवाद को आर्बिट्रेशन के जरिए 1 महीने में हल किया जा सकता है। गुजरात के हालात के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कड़ी टिप्पणी के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आई है। सरकार ने कहा है कि वो गुजरात में 28 फरवरी से शुरू हुए उपद्रव के बारे में आयोग को अगले 1-2 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंप देगी। उधर कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद की अवमानना का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उपद्रव के दौरान प्रशासन के ढीले रवैये के बारे में मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी से गुजरात सरकार सहमत नहीं दिखती। सरकार का दावा है कि 72 घंटे के भीतर ही राज्य भर में फैले उपद्रव पर काबू पा लिया गया। दुनिया की कोई भी सरकार, चाहे गुजरात की हो या वर्ल्ड की कोई भी हो, 5 करोड़ की आबादी में 18,000 गांव, 143 नगर पालिकाएं और 6 बड़े शहर, 225 तहसील, इन सब में एक दिन में एक साथ कैसी भी समस्या हो जाए, crores of people coming on the road, उसको 72 घंटे में पूरा राज्यव्यापी था उसको सीमित करने में सरकार जरूर सफल रही। इधर दिल्ली में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए मोदी पर संसद की अवमानना का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी के हवाले से बयान आया है कि संसद में चर्चा होते रहने की वजह से गुजरात में स्थिति पर काबू पाने में मुश्किल आ रही है। कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया है। हाँ, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, क्लियर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्रवाई की जा सकती है। क्या करना है हम सोचेंगे, मगर की जा सकती है। उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है और कोई एक छोटा मोटा आदमी जो समझता नहीं पार्लियामेंट को या संसदीय प्रथा को, अगर वो कह दे तो अलग बात है। एक प्रांत का मुख्यमंत्री इस प्रकार से पार्लियामेंट के खिलाफ बोल रहा है और वो भी पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोल रहा है। मुख्यमंत्री मोदी ने कांग्रेस के आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस अपनी अगली रणनीति का खुलासा मंगलवार को करेगी। अहमदाबाद में ब्रजेश कुमार सिंह के साथ दिलीप तिवारी, जी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ के 27 अधिकारियों का एक साथ तबादला किए जाने के मामले से विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जिन अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं उन्होंने राज्य में हिंसा के दौरान अच्छा काम किया, फिर भी सरकार जानबूझकर उन्हें हटा रही है। लेकिन सरकार ने आरोप को गलत बताया है। गुजरात में जारी छिटपुट हिंसा के बीच आईपीएस अधिकारियों के तबादले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इन तबादलों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को जानबूझकर हटाने का आरोप लगा रहा है। आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर की है। That shows that those police officers who had controlled the riots, who had registered cases against the culprits, उनको सबको अपनी जगह से हटा रही है। सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। सरकार का कहना है कि सिर्फ उन अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है जिन्हें काफी समय से तरक्की नहीं मिली थी। जब हम 10 को प्रमोशन देते हैं तो उनकी जगह एडजस्ट करने में हमें जरूर कोई तब्दला करना पड़ता है। तो उसमें कोई राइट्स की सफलता निष्फलता उसका कोई असेसमेंट करके नहीं किया है। जो भी किया है उन मेरिट्स की इतने समय किसी को लगा हो या किसी को और अच्छी जगह पे रखने की संभावना इस स्थिति को देखते हुए लगी है, तो सरकार ने सारी स्थिति सोच के ही किया है। गुजरात में विपक्ष और सरकार के बीच आरोपों प्रत्यारोपों से आईपीएस अधिकारियों के मनोबल और राज्य की कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। नीलम ठक्कर के साथ आशीष जोशी, जी न्यूज, अहमदाबाद। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं दिनेश गौतम। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। खबर है कि गोधरा कांड के बारे में मुख्यमंत्री एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री वाजपेयी को सौंपेंगे। मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही इन खबरों का खंडन किया कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि वे खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने आए हैं और वे प्रधानमंत्री को गुजरात दौरे के लिए ले जाना चाहते हैं। सर, आपको दिल्ली बुलाया गया है, किस वजह से आपको दिल्ली बुलाया? मैं दिल्ली प्रधानमंत्री को मिलने आया हूँ। हाँ, बातचीत होगी, सब विषयों की बातचीत होगी। पीएम ने वहाँ दौरा भी करना है, क्या उसके लिए? हाँ, उसके विषय में मैं चाहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री का दिन निकालते तो अच्छा होगा। उधर गुजरात के अहमदाबाद में हालात अब काबू में हैं। यहां आज कई इलाकों में अलग अलग वक्त पर कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन शाहपुर हवेली में तनाव जारी रहने की वजह से कर्फ्यू जारी है। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाकों में हालात काबू में हैं। यहां के दानी लिमड़ा इलाके में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। दरियापुर और वैशपुर में भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू उठा लिया गया। वहीं कालूपुर और कारंज में 2 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। शाहपुर इलाके में सुबह 9 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई, मगर इसी दौरान आगजनी की घटना हो जाने से दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया। दूसरी तरफ गायकवाड़ हवेली इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है, लिहाजा यहां कर्फ्यू जारी है। यहां मंगलवार को आगजनी की घटना हुई थी। ब्रिजेश कुमार सिंह, जी न्यूज, अहमदाबाद। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। गोधरा कांड के ठीक 1 महीने बाद दिल्ली आए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्य में हालात अब सामान्य हैं। इस बीच केंद्र सरकार राज्य की हिंसा में मरने वालों के परिजनों को दिए जाने वाले अनुदान का आधा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री जल्द ही गुजरात का दौरा करने वाले हैं। 27 के बाद किस प्रकार से घटनाएं घटी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसका विस्तार से उनके सामने सारी जानकारियां प्रस्तुत की हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्य रूप से रिलीफ मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप के विषय में क्या क्या आवश्यकताएं चल रही हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। पुनर्वसन की योजना के संबंध में बहुत गहराई से प्रधानमंत्री ने जानकारियां हमसे मांगी थी और उसकी भी बहुत अच्छी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी का अच्छा मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ। उधर गुजरात के अहमदाबाद में हालात अब काबू में हैं। यहां आज कई इलाकों में अलग अलग वक्त पर कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन शाहपुर और गायकवाड़ हवेली में तनाव जारी रहने की वजह से कर्फ्यू अभी जारी है। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाकों में हालात काबू में हैं। यहां के दानी लिमड़ा इलाके में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। दरियापुर और वैशपुर में भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू उठा लिया गया। वहीं कालूपुर और कारंज में 2 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। शाहपुर इलाके में सुबह 9 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई, मगर इसी दौरान आगजनी की घटना हो जाने से दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया। दूसरी तरफ गायकवाड़ हवेली इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है, लिहाजा यहां कर्फ्यू जारी है। यहां मंगलवार को आगजनी की घटना हुई थी। ब्रिजेश कुमार सिंह, जी न्यूज, अहमदाबाद। गुजरात के उपद्रव पीड़ित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर बनी उच्च स्तरीय समिति विवादों में घिर गई है। यहां के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि गुजरात सरकार इस समिति को पुनर्वास के काम से जानबूझकर दूर रख रही है। हिंसा में घर बार गंवा चुके लोगों को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश पर बनी उच्च स्तरीय समिति निभा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पुनर्वास का जिम्मा भी इस गुजरात सरकार इसमें टाल मटोल कर रही है। हम लोग ये बिल्कुल मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कच्छ में भूकंप आया था और उसके रिहेबिलिटेशन के काम में करोड़ों रुपयों की धांधली हुई है, बहुत बड़े स्कैम हुए। ऐसे स्कैम इस रिहेबिलिटेशन के काम में राइट्स अफेक्टेड रिहेबिलिटेशन भी होंगे, ऐसा बिल्कुल हम लोग मानते हैं। उधर राज्य सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।
सरकार का कहना है कि सबसे पहले जरूरत राहत की है, उसके बाद पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा। अभी जो सरकार तय कर रही है वो ऑनरेबल गवर्नर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ मिलजुल के अभी प्रोग्राम बना रही है। अभी जो कमेटी बनी है वो कमेटी में अगर वो बोलेंगे कि वो अलग रिहेबिलिटेशन का भी पार्ट है तो उसमें भी तय किया जाएगा। भार्गव पारिख के साथ आशीष जोशी, जी न्यूज, अहमदाबाद। देश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।